जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शब्द विचार। जो व्याकरण का सीरीज हमने उठाया है उसका ये पार्ट 3 है। मैं हूँ जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। तो चलिए व्याकरण को अच्छी तरह समझते हैं सिलसिलेवार से और एक एक वीडियो के माध्यम से संपूर्ण व्याकरण को कंप्लीट करते हैं। इसमें आप पाएंगे शब्दों की परिभाषा, शब्दों के प्रकार, चाहे वो उत्पत्ति के आधार पर हो, चाहे रचना के आधार पर, चाहे प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर हो। और भी कुछ बातें हम जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शब्द की परिभाषा एवं उनके भेद। तो चलिए परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर उनके भेदों को देखेंगे हम। तो शब्द कहते किसे हैं? तो जब देखिए वर्ण एक रूप में सही क्रम में जुड़े तो वो शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, जैसे र और का, र का एक सही क्रम में जुड़ा क्या? नहीं जुड़ा ना, तो इसे हम शब्द नहीं कहेंगे। लेकिन यही का जोड़ र हो जाता तो क्या बनता है? कार। एक सही क्रम में जुड़ता है तो उसे हम कहेंगे शब्द। यानी इसमें क्या होता है, एक सार्थक होता है। सार्थक क्या मतलब हुआ? सौ जोड़ अर्थक, यानी जिसमें अर्थ के साथ हो, वैसा शब्द जिसमें कुछ अर्थ निकले उसे हम कहेंगे सार्थक। तो यहाँ क्या परिभाषा बन के आई? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी वर्णों का तो समूह है, शब्द क्या है? वर्णों का समूह है, लेकिन उसमें अर्थ भी होना चाहिए, तभी वह शब्द कहलाएगा। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट भी कहते हैं हम, ठीक है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला जो है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। क्या समझा आपने? तो आपने ये समझा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब हम समझेंगे तत्सम को। तो तत् जोड़ सम, इससे क्या बना? तत्सम। तत् का अर्थ होता है उसके, तथा सम का अर्थ होता है समान, यानी उसके समान। तो किसके समान? संस्कृत के समान। दूसरे शब्दों में कहें तो संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। यानी हिंदी में जो हम आज भी संस्कृत के कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अग्नि, दधि, कर्पूर इत्यादि, तो ये सब क्या है? ये सब तत्सम शब्द हैं। जैसे दुग्ध, रात्रि, जल, कवि, गुरु, फल, पुस्तक, आम्र इत्यादि। अब हम देखेंगे तद्भव। तद मतलब उसके, अभी हमने देखा। और भव यानी पैदा होना, यानी उससे जो पैदा हुआ है। किससे पैदा हुआ है? तो संस्कृत से जो पैदा हुआ है। संस्कृत का है नहीं, उसी से अलग हो गया। यानी इसको हम कहेंगे क्या? दूसरे शब्द संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। यानी तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। यानी वैसे तत्सम शब्द जिसका रूप बदल गया हो उसे हम तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तो फिर से आप एक बार समझिए, तत्सम क्या है? तो तत्सम संस्कृत के मूल शब्द हैं। तद्भव क्या है? तो जब तत्सम का रूप बदल जाता है तो वो तद्भव कहलाता है। यानी अगर संस्कृत में शब्द हूबहू आज भी इस्तेमाल होते हैं वो तत्सम कहलाएंगे, लेकिन यदि उसका रूप बदल जाता है
तो वो तद्भव कहलाएगा। जैसे दधी का क्या हो गया, दूध, दही। पुस्तक का क्या हो गया, किताब। आम्र का क्या हो गया, आम। कर्पूर का क्या हो गया, कपूर इत्यादि। जैसे यहाँ पर कुछ देख लीजिए, दुग्ध से दूध, अग्नि से आग, सर्प से सांप और पत्र से पत्ता हो गया। अब है देशज। देश जोड़ जौ। देश यानी अपना देश, जौ मतलब जन्मा। देश में जो जन्मा हो, यानी वैसी भाषा जो हमारे देश की हो, वो कहीं बाहर से नहीं आई हो। जैसे कि पगड़ी, थैला, डिबिया, लोटा, फुनगी, डार इत्यादि। तो जो शब्द हमारे देश में जन्म लिया हो, तो यहाँ पर ही भाषा क्या हुए, जो शब्द देश में भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हो, देशज शब्द कहलाते हैं। आपने समझा, यानी कहीं बाहर से नहीं आया, वो अपने ही देश से आया, यानी उसका जन्म अपने देश में हुआ है। अब है विदेशज। विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द विदेशज कहलाते हैं, यानी जिन भाषाओं का जन्म विदेश में हुआ हो और वहाँ से ही हमारे देश में आए। अब कैसे आए भाई, तो हमारे देश में फ्रांसीसी आए, हमारे देश में डच आए, हमारे देश में ब्रिटिश आए। तो इन्होंने जो लाया भाषा को, हमारे देश में मुग़ल आए, हमारे देश में चंगेज खां कई आए, तो उन्होंने जो भाषा को लाया वो क्या कहलाएंगे, विदेशी कहलाएंगे। जैसे अंग्रेज आए, तुर्क आए, फारसी आए, अरबी, पुर्तगाली इत्यादियों ने जो भाषा लाई, उसका आज भी देखिए, आप जब आप गोवा जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रांसीसी और पुर्तगाली भाषा मिलेगी। तो ये कहाँ से आई, विदेशी भाषा है ना। अब आप देख लीजिए कौन कौन सी भाषा कहाँ से आई है। तो अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी लाई, तो अंग्रेजी में क्या क्या इस्तेमाल आज भी हम कर रहे हैं, तो स्कूल, टेलीफोन, कार, रेडियो, पेन, स्टेशन, सिनेमा, पैंट, कोट, डॉक्टर। तो ये सब हम आज भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं अंग्रेजी के। फिर तुर्क जब आए तो क्या लाया उन्होंने, कैंची, चाकू, तोप, कुर्ता, लाश। फारसियों ने क्या लाया था, फौज, कागज़, हजार, दुकान। अरबियों ने क्या लाया, तो अरबियों की जो भाषा लाई गई उसमें से कुछ शब्द हैं, आदमी, औरत, किताब, मकान। अब हम थोड़ा तत्सम तद्भव जो पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में वो लिए हैं। हमने इसलिए इसको शामिल किया कि कुछ तत्सम तद्भव को जान लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तत्सम तद्भव तो पूछे ही जाते हैं। जैसे सर्प का सांप, अर्ध का आधा, चंद्र का चांद, कपोत का कबूतर, मुख का मुंह, नव का नया, बधू का बहू, ग्राम का गांव, उलूक का उल्लू, दंत का दांत, अग्नि का आग, पक्षी का पंछी। तो आपने देखा तत्सम तद्भव। अब हम दूसरे भेद को देखेंगे। अभी हमने उत्पत्ति की दृष्टि से 4 भेद देखे, है ना, तत्सम तद्भव, देशज और विदेशज। अब हम देखेंगे रचना या बनावट की दृष्टि से 3 भेद, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फिर से समझेंगे आप, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ वैसे शब्द जिसको आप तोड़ दीजिएगा ना, तो तोड़ने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर आप दाल का इस्तेमाल देखिए, यहाँ दाल लिखा हुआ है, दाल लिखा हुआ है। जब इसे आप तोड़ देंगे, दा जोड़ दा और लौ को अलग कर दिए, तो ना तो दा का अर्थ निकला न लौ का अर्थ निकला। कभी कभी इसका निकल सकता है लेकिन इसका नहीं निकलेगा, या कभी कभी इसका निकल गया तो इसका नहीं निकलेगा। ऐसे शब्दों को खंड कर देने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे एक और उदाहरण लीजिए आप, जैसे यहाँ जल है, तो जल है ना, तो जल को तोड़ेंगे तो जौ और लौ हो गया। तो जल का, जौ का भी अर्थ नहीं है, लौ का भी अर्थ नहीं है। घर में घौ और रौ है, तो घौ का भी अर्थ नहीं हो रहा है, न रौ का अर्थ हो रहा है। तो जब हम इसे तोड़ दिए तो क्या हो गया,
बिना अर्थ वाले शब्द निकले तो इसे हम कहेंगे रूढ़। रूढ़ में क्या है, दो वर्ण मिले हैं लेकिन जब उन वर्णों को तोड़ देते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। अब है यौगिक। यौगिक में देखिए योग जोड़ इक है ना, यौगिक बनता है। तो योग मतलब क्या होता है, जुड़ना। योग मतलब मिल गया, योग मतलब जोड़ भी कहते हैं हम। तो यहाँ पर क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्द जुड़ेंगे। अभी पिछला वाला आपने रूढ़ देखा, उसमें वर्ण जुड़ रहे थे, जबकि यौगिक में शब्द जुड़ेंगे। तो चलिए शब्दों को जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ क्या जुड़ा हुआ, नील और कमल जुड़ा हुआ, चतुर और भुज, मृग और नयन, महिष और असुर जुड़ा हुआ है। ये सब जुड़ा हुआ है। तो ऐसा जोड़ने से क्या होता है कि नया तो टाइप का लग रहा है। देखिए आप यहाँ पर ध्यान अगर आप देखेंगे तो ये कर्मधारय समास का दिखाता है। ये कर्मधारय समास का, आपने अगर समास का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। उसमें यहाँ देखिए एक उपमा होती है और एक उपमेय होता है। एक उपमा होती, उपमेय यानी विशेष विशेषण की बात होती है। इसमें भी दो जुड़े हुए हैं लेकिन कोई विशेष अर्थ नहीं प्रदान कर रहा है। नील कमल है तो हम समझ गए कमल नीला है। मृग नयन है तो यानी हिरण के समान नयन है। महिषासुर है तो हम जान रहे हैं किस असुर के बारे में बात हो रही है। पिछला वाला में क्या था, तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा रूढ़ में, इसमें तोड़ने पर अर्थ निकलेगा। और जो यौगिक के बाद योग रूढ़ हम पढ़ेंगे उसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यानी तीसरा अर्थ निकलेगा। ये देखिए योग रूढ़। कुछ यौगिक शब्द जो अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। चार पाई यानी चार पांव है जिसके, यानी खटिया। पंकज, कीचड़ में जन्म लिया हो जिसने, वो कमल है। आपने समझा कर्मधारय और बहुव्रीहि में क्या अंतर है। तो मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर से आप हमारे समास वाला वीडियो देखें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब देख लीजिए कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास भी क्लियर हुआ। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो रूढ़ होता है वो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन अगर आप तोड़ देंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक जो होता है दो शब्दों से मिलके होते हैं, एक विशेष एक विशेषण होता है और दोनों का अर्थ होता है। और तीसरा होता है योग रूढ़, उसमें दो शब्दों से तो मिलके बने होते हैं लेकिन ये कुछ अलग ही अर्थ प्रदान करता है। अब हम देखेंगे तीसरा प्रयोग की दृष्टि से। हमने अभी उत्पत्ति की देखा, हमने रचना बनावट देखा, अब हम देखेंगे प्रयोग। तो प्रयोग की दृष्टि से दो भेद, विकारी या अविकारी। जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको मिला होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये जो शब्द हैं, ये चारों शब्द तो टोटल 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो इसमें 4 हमने बताया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये जो शब्द हैं ये लिंग वचन कारक के अनुसार बदलते हैं। क्या होते हैं, लिंग वचन कारक के अनुसार बदलते हैं। तो जो लिंग वचन कारक के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और जो लिंग वचन कारक के अनुसार अपना लिंग वचन कारक के अपना रूप नहीं बदलते हैं वो अविकारी कहलाते हैं। इस पर हम चर्चा आगे करने वाले हैं। तो इस पर क्या है, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद, एक विकारी दूसरा अविकारी। विकारी शब्द लिंग वचन कारक और काल पुरुष के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें, जैसे लड़की खेलती है और लड़का खेलता है। हमने आपको क्या कहा था, हमने कहा था संज्ञा, देखिए रूप बदला ना, लड़की लड़का, खेलती खेलता। तो ये संज्ञा है और ये वर्ब है, तो ये अपना रूप बदल लिया तो इसे हम कहेंगे विकारी। अब अविकारी देख लीजिए, लिंग वचन पुरुष कारक के आधार पर अपना रूप नहीं बदलते हैं। जैसे ऊपर, मैं ऊपर हूँ, तुम ऊपर हो, वह ऊपर है, वहाँ है, यहाँ है, कल, तेज। आप समझिए बात को, इसमें कहीं भी कोई चेंज हो रहा है क्या, लिंग वचन के कारक के अनुसार तो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, इसमें आएंगे 4, क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक, संबंध बोधक। ये अविकारी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अव्ययी भी बोलते हैं, अव्ययी।
याद रखिएगा, अव्यय 4 होते हैं और विकारी जो हमने शुरू में बताया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर 2 भेद, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, और थोड़ा सा चर्चा हमने शुरू में किया था। जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा, किताब, हाथ इत्यादि। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिसे हम बोलते हैं ना कभी कभी, पानी वानी खा लिए हैं, रोटी वोटी खा लिए, तो वोटी क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जिसे बोलते हैं चाय साय पिया कि नहीं, पानी सानी पिया कि नहीं, तो ये जो वानी सानी इसे जोड़ रहे हैं हम लोग, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये सब क्या है? ये निरर्थक शब्द होते हैं, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। अब हम कुछ अन्य प्रकार के शब्दों को देखते हैं। अभी हमने देखा परिभाषा के अनुसार से, लेकिन अब हम कुछ अन्य प्रकार, जैसे एकार्थी शब्द। तो एकार्थी शब्द क्या होंगे? जिसका एक अर्थ होता है। अनेकार्थी शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं। पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं? तो पर्यायवाची शब्द कहते हैं जिसका सेम जैसे जल, नीर, इस टाइप का। विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द होता है। श्रुति संज्ञानार्थक शब्द सुनने में तो समान लगेगा, जैसे अली और आली, अंश और अंश, तो दोनों में अलग हो जाता है। जैसे नीर और नीड़, सुनने में समान लगेगा लेकिन अर्थ बदल जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो ये आप समझ पा रहे हैं। एक लंबा सा कुछ बोल दिया आपको, उसका एक छोटा सा वर्ड बताना है। अब हम समझेंगे जिन अर्थों का केवल एक ही अर्थ होता है उसे एकार्थक या एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मित्र, पहाड़, नदी, इसके कोई अर्थ नहीं है। अनेकार्थक शब्द जो शब्द एक से अधिक अर्थ निकालते हैं उसे अनेकार्थक शब्द। जैसे पत्र, तो पत्र मतलब चिट्ठी भी होता है, पत्र मतलब पत्ता भी होता है। भेद, भेद का रस भी होता है, प्रकार भी होता है। घट, घट में शरीर भी होता है, घट में घड़ा भी होता है। पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे दिन, दिवस को वार, वासर, दीन, अन्न, तन को काया, शरीर, वपु, बदन, गात, सूर्य को दिनकर, भास्कर, दिवाकर, सूर्य, जल, नीर, वारी, और भी कई सारे आपको मिलेंगे। विलोम शब्द, जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रदान करते हैं, यानी विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आय का व्यय, वरदान का अभिशाप, एकता का अनेकता, सुबह का शाम, दिन का रात इत्यादि। अब है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं और वर्तनी में भी थोड़ा सा अंतर होता है, यानी लिखने में छोटा सा थोड़ा सा 19-20 होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो ऐसे शब्दों को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। जैसे अवधि में देखिए हर्षईकार और इस अवधि में आपको दुर्घईकार मिलेगा। यहाँ देखिए हर्षईकार और यहाँ दुर्घईकार, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इस अवधि का समय हो गया, इस अवधि अवध की भाषा को अवधि कहते हैं। अब अन्न और अन्य, देखिए कितना छोटा सा अंतर है। तो यहाँ पर हो गया आपका अनाज और ये हो गया दूसरा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे जो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं उसे वैष्णव कहते हैं। जैसे कि जिसके हाथ में वीणा हो तो हम उसे वीणा पानी कह देंगे। जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसे अजर कहते हैं। जो कभी ना मरे उसे अमर कहते हैं। तो इस टाइप के जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक छोटे से वाक्य के लिए या एक बड़े वाक्य के लिए एक छोटा सा जब हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। अब हम इससे जुड़े कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वर्ण, शब्द, वाक्य या वर्णमाला? तो हमने देखा कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसमें से आपको एक सार्थक शब्द चुनना है। देखिए पचम, पचम कुछ नहीं होता, मकच नहीं होता, कलज नहीं होता, सुंदरता एक सार्थक शब्द है।
इनमें से कौन सा निरर्थक शब्द है? तो भाई सार्थक शब्द है, अचल भी सार्थक है, अटल भी सार्थक, अचप निरर्थक शब्द है। जो शब्द संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं तो संस्कृत भाषा का है और सेम टू सेम है, तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। देशज तो कहेंगे नहीं, विदेशी भी नहीं, तद्भव नहीं कहेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। रूढ़ यौगिक तो नहीं है, एकार्थी अन्य प्रकार, ये भी अन्य प्रकार है। तद्भव शब्द किस आधार पर शब्द का भेद है? तो तत्सम और तद्भव और देशज और विदेशज ये उत्पत्ति के आधार पर है। उज्ज्वल का सही तद्भव शब्द लिखिए। उज्ज्वल का उजियारा, उजला, उजागर, उज्ज्वलता, ये आपको बताना है। उज्ज्वल मीन्स क्या होता है? उजियारा होता है। उज्ज्वल, उजाला मीन्स सफ़ेद होता है, याद रखिएगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द हमने आपके लिए लेकर आए, उनकी परिभाषा को दिखाया, शब्द विचार को समझाया। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं जल्द ही एक अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।